हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। और इसमें हम लोगों ने समाज शास्त्र का जो पार्ट है वो ऑलरेडी कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया है मानव विज्ञान का जो आपका पूरा पूरा पोर्शन है उसमें। इसमें भी हम लोगों ने मानव विज्ञान को समझ लिया था, साथ साथ में हमने मानव विविधता को भी समझ लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मानव से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और वो है आपका जन स्वास्थ्य। ठीक है। अब यहाँ पे हम मानव स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे कम्युनिटी यानी पूरे के पूरे जन यानी लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये असल में हम एक समुदाय यानी एक पूरे समाज को कैसे स्वस्थ रखते हैं हम उसकी बात करते हैं। यहाँ ये जो सिलेबस है, जब आप अपना जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सिलेबस है, आपको फोकस एक ही बात पे करना है। आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, बस आप अपने उस एग्ज़ाम को फोकस रखिए। ठीक है। मैं आपको कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी संभव हो सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँ। फिर उसके साथ साथ हम आपको आपके क्विज़ेज़ भी चल ही रहे हैं। ठीक है। साथ साथ में हम आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाकर आपको दे ही रहे हैं। तो आपकी तैयारी तो कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाली है, नो डाउट। पर आपको कोशिश करना है कि ये तैयारी आपको जो ये आपकी प्रिपरेशन है इसको आपको बना के रखना है। आपको कोशिश यही करनी है कि आप ये पढ़ाई एग्ज़ाम तक बिल्कुल कंटिन्यू करें, और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सीफाई होकर आपको चीज़ों को सोचना है। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि केवल आप उस सिलेबस के एक शब्द को लेकर दो चार लाइन पढ़ लिया और उससे अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस शब्द को बहुत डीप में जाके समझें और अच्छे से समझें। उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित हमें पढ़ना है, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए करा सके। ठीक है। कुछ पुराने जो PYQs हैं, जो पुराने जो जब पिछली बार इसमें पेपर हुआ ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं कि हो सकता है इस बार भी वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि करा दें। ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल फ़िक्र नहीं करना है। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, और सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, इसका आप बिल्कुल टेंशन ही ना लें। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है या फिर कह लीजिए टॉपिक है वो है जन स्वास्थ्य। पूरे पब्लिक हेल्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि हम यहाँ पे अब इंडिविजुअल हेल्थ की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअली कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी बात हम लोगों ने पहले ही अपने समाज शास्त्र वाले विषय में कर ली है। स्वास्थ्य को हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा था। आज हम जब बात करेंगे तो हम पूरे की पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे, पूरे के पूरे समाज की बात करेंगे, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की बात करेंगे। जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ एक व्यापक बहुविषयक क्षेत्र है। व्यापक है, जाहिर सी बात है, बहुत कहेंगे, और बहुविषयक क्षेत्र है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे काफ़ी विषय पे हमें काम करना पड़ेगा, काफ़ी विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो पूरे समुदाय और जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करने के लिए विज्ञान, कौशल और सामूहिक प्रयासों का उपयोग करता है। यह न केवल बीमारियों के उपचार बल्कि उनकी रोकथाम, जीवन शैली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करने के लिए विज्ञान, यानी हम यहाँ पे साइंस की, मेडिकल, जो हमने कहा ना कि मेडिकल जो हमारी रिसर्च है, इनोवेशन है, उसकी मदद लेंगे। साथ साथ में स्किल्ड, इस कौशल की मदद लेंगे। ठीक है। जो भी आपने देखा जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी तो एक स्किल्ड कहेंगे ना कि स्किल्ड ही तो होते हैं, इनकी इनकी मदद लेंगे। ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब तो अलग अलग तरीके के स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। आपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स में देखा होगा, पैथोलॉजीज़ में देखा होगा, जहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी मदद लेना पड़ेगा हमें। साथ साथ में सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे हम लोगों ने जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या फिर आपने देखा होगा कोविड है, यहाँ पे हमें एक सामूहिक प्रयास से ही इन चीज़ों को, हम एड्स हो गया, इनको हम सामूहिक प्रयासों से ही इनके इस बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों की मदद हमें यहाँ पे पूरे पब्लिक हेल्थ में लगेगी ही लगेगी। ठीक है। या ना केवल बीमारियों के उपचार, उपचार तो बाद में आता है, बीमारी अगर हो गई उपचार तो तब आएगा। ठीक है। क्यों ना हम बीमारियों को बीमारी को होने से ही पहले रोकें, उपचार तो बाद में आता है, बल्कि उनकी रोकथाम और जीवन शैली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। तो बीमारी हो जाएगी तो उसके बाद तो उपचार ही एक मात्र चारा होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जब हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, जन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि बीमारी हो ही ना, पहले हम उसकी रोकथाम ही कर लें। ठीक है। और साथ साथ में अगर रोकथाम हो रहा है तो
कैसे कर सकते हैं, तो अपनी जो जीवन शैली है उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं, ठीक है। और उन सुधारों के माध्यम से ही हम बेसिकली जन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यही है हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखेंगे जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन। यदि किसी इलाके में हैजा फैलता है तो डॉक्टर बीमार व्यक्ति को दवा देगा, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग यह देखेगा कि पानी कहाँ से गंदा हो रहा है, पाइपलाइन ठीक कराएगा और लोगों को पानी उबाल कर पीने की शिक्षा देगा। यही संगठित प्रयास है, ठीक है। अब क्योंकि हम जन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो उसने देखा कि किसी व्यक्ति को हैजा हो गया। अब हैजा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड बीमारी है, बहुत ज़्यादा संक्रमित बीमारी है। उसे पता है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं पानी से फैली है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं गंदे खाने से फैली है। तो वो जो जन स्वास्थ्य का जो विभाग है, जो जन स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, या जो लोग पूरे पब्लिक हेल्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका क्या काम है कि वो देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को हैजा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में या फिर इस आसपास के क्षेत्र में या तो पानी कंटामिनेटेड हो चुका है, पानी गंदा हो चुका है, या फिर यहाँ का फूड कंटामिनेटेड हो चुका है। तो वो उसके कारण को पता करेंगे, और जब उन्हें ये कारण पता चल जाएगा तो वो उस कारण को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पानी गंदा है तो साफ़ पानी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे उस पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है, जन का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये जो जन स्वास्थ्य विभाग है वो ऐसे, और इसी को हम कहते हैं कि ये संगठित या सामूहिक प्रयास होता है, ठीक है। ऐतिहासिक विकास क्या रहा है जन स्वास्थ्य का अगर हम देखें तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों और स्वच्छता का प्रबंधन का उदाहरण हमें देखा है। अब देखिए जितनी भी हम लोगों ने अपनी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आपने देखा होगा अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे वो ड्रेनेज सिस्टम रखते थे, नालियाँ बना कर रखते थे, ठीक है, ताकि जो घर का गंदा पानी है वो बाहर जा सके। अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये जो गंदा पानी है अगर कहीं पे इकट्ठा होगा तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ संक्रमण होगा, और संक्रमण की वजह से जन का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होगा, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोच पा रहे हैं प्राचीन काल में ही, यानी बहुत जो आज से हज़ारों साल पहले ही लोगों को ये बातें पता थीं कि हमारा स्वास्थ्य असल में कैसे ख़राब हो सकता है, और उसको उस स्वास्थ्य को ख़राब होने से रोकने के लिए लोगों ने पहले से ही नालियाँ और स्वच्छता का जो प्रबंधन है वो करा हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की अगर बात करते हैं तो जब शहरों में भीड़ बढ़ी और हैजा जैसी बीमारियां फैली तब वहाँ पे सैनिटरी अवेकनिंग हुई, ठीक है। तो अब क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति की वजह से शहरों में भीड़ बढ़ी, ठीक है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, काम करने के लिए लोग चाहिए, तो लोग फिर वहाँ पे आना स्टार्ट हुए और आने की वजह से भीड़ बढ़ी। और जैसे ही भीड़ बढ़ी तो भीड़ बढ़ने से वहाँ पे जाहिर सी बात है, जब जहाँ कहीं पे भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पे सफाई स्वच्छता रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जैसे अब क्या है कि अगर लोग अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो सच में शहरों में सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि शहरों में अगर सफाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ना लेना तो शहर में सफाई करना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी सफाइयाँ कहीं ना कहीं लोग बना के रखते हैं। मैंने देखा है कि रोज़ सुबह उठते ही लोग झाड़ू लगाते हैं सबसे पहले अपने घरों में, अपना जो उनका घर के सामने का जो जगह, द्वार जिसे हम बोलते हैं, अपने द्वार पे पूरा का पूरा झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। घरों में मैंने देखा है कि महिलाएं जो होती हैं कम से कम वीक में 1 या 2 बार तो घरों में पोछा लगाया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद जो कूड़ा वूड़ा होता है वो अपना एक गांव का एक अपना कोई एक एरिया होता है जहाँ पे लोग सारे के सारे वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और फिर वो कूड़ा वहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है या डंप किया जाता है, या फिर वो ज़्यादातर देखा होगा कि वो उसको एज अ खाद यूज़ कर लेते हैं, खाद में मिलाकर उन चीज़ों को यूज़ कर लिया जाता है। तो क्योंकि वो ज़्यादातर जो वहाँ पे जो कूड़े होते हैं वो खाने पीने से संबंधित होते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट ही होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपने देखा वहाँ पे ज़्यादातर प्लास्टिक वाली चीज़ें वहाँ पे वो यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे वेस्ट वहाँ पे जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे जो वेस्ट मिलते हैं वो बायोलॉजिकल वेस्ट ही देखने को मिलते हैं, तो वो उसको आसानी से खाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्वच्छता कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही हो जाती है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या ये है कि वहाँ पे स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ की जो बीमारियों के प्रति अशिक्षा है ना वो होती है। वहाँ पे हमने देखा होगा कि अगर कोई बीमारी फैली है या कोई बीमारी होगी ना तो लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, लोग उसको बहुत हल्के में लेके चलते हैं। जैसे मैंने कोविड में देखा कि
लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो वो एक अलग बात हुआ जाता है। शहरों में हर कोई दूसरा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मास्क लगा कर ही घर से निकलता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि लोग मास्क नहीं लगाते थे। तो कहीं ना कहीं उस बीमारी को लेकर एक अपनी भावना अलग होती है, ठीक है, कि उनको ये लगता है कि नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा, मुझे क्यों होगा, ठीक है, मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, या जो भी है, लोगों के अंदर एक थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कुछ कहीं पे कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों का रोकना होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इस वजह से वहाँ पे जन स्वास्थ्य ड्रास्टिकली खतरे में आ जाता है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह के वहाँ के विचार और भावनाएं हैं। लेकिन शहरों में जब बात करते हैं, तो जब शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ी और वहाँ पे बीमारियाँ फैली, यहाँ पे बात केवल हैजा की नहीं हो रही है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप समझिए कि किसी भी तरह की कोई बीमारी फैल रही है, तो फैलने की वजह से वहाँ पे शहरों में क्या आया, एक सैनिटरी अवेकनिंग आई। ये बात शुरू हुई कि ठीक है, हमें शहरों में साफ सफाई स्वच्छता को बनाकर रखना है ताकि ये बीमारी फैले नहीं, ठीक है। भारत में भोर समिति जो आई लगभग 1946 में, इनकी रिपोर्ट आई असल में 1940 में ये कमेटी बनाई गई थी, या 1942 के आसपास बनाई गई थी, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट आई वो लगभग 1942 ही है एक्चुअली। तो 1942 में ये कमेटी बनाई गई और उसकी जो रिपोर्ट आई वो 1946 में आई, जिसमें इन्होंने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की नींव रखी। और इस पूरे रिपोर्ट में असल में बताया गया कि हमारा प्राइमरी हेल्थ कैसा होगा, सेकेंडरी हेल्थ कैसा होगा, टर्शरी हेल्थ कैसा होगा, ठीक है, उनकी सुविधाएं क्या क्या होंगी, अभी प्राइमरी हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सेकेंडरी हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, टर्शरी में क्या क्या आएंगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट असल में 1946 में आई, और ये ब्रिटिश रूल में आई, ठीक है। ये ब्रिटिश जो इंडिया है उसकी बात है यहाँ पे। ब्रिटिश इंडिया में स्वास्थ्य को लेकर, जन स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्याएं थी उसकी बात इसमें कही गई थी। तो ये भोर कमेटी असल में बनाई गई थी। जन स्वास्थ्य की अगर परिभाषा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मूल परिभाषा इसकी विंसलो के अनुसार, विंसलो जो कि आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक थे या फिर फिलोसफर थे, इन्होंने जन स्वास्थ्य समाज संगठनों, सार्वजनिक और निजी समुदायों और व्यक्तियों के संगठित प्रयासों के माध्यम से रोग की रोकथाम, जीवन की अवधि बढ़ाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की विज्ञान और कला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो जन स्वास्थ्य है ये असल में पूरे समाज और संगठनों, सार्वजनिक और निजी समुदायों और व्यक्तियों के संगठित प्रयासों के माध्यम से रोग की रोकथाम, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जन को, पब्लिक हेल्थ की हम बात करें ना, तो हमें उन बीमारियों से रोकथाम करना है, लोगों को बचाना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर रोग बीमारी हो गई है तो उनके उपचार में भी मदद करनी है। यही उनके हिसाब से जन स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई। और WHO के अनुसार अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति है। ये बात हम लोगों ने पहले भी स्वास्थ्य वाले पोर्शन में देखी हुई थी। तो WHO की तो यही स्वास्थ्य की एक परिभाषा है, ठीक है। सरल शब्दों में देखें तो यह समुदायों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा, नीति निर्धारण और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपाय हैं। अब इसको अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो जन स्वास्थ्य कब हो सकता है, जब हम बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर दें, उनको उस बीमारी के प्रति शिक्षित कर दें, तब हम अपने जन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और जो सामूहिक रूप से जो प्रयास हैं, ठीक है, लोगों का बीमारियों के प्रति या बीमार व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो लोगों को पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने जन के स्वास्थ्य को यानी पब्लिक हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यही इसे ही हम बोल रहे होते हैं पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य के निर्धारक की अगर बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो निर्धारित करती हैं जन स्वास्थ्य को, तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है। गरीबी सीधे तौर पर कुपोषण और खराब रिहायशी इलाकों से जुड़ी है, ठीक है। खराब स्वास्थ्य, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ठीक ही था ये, असल में खराब स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। गरीबी सीधे तौर पर कुपोषण और खराब स्वास्थ्य रिहायशी इलाकों से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कहीं पे बीमारी है कोई, तो उस बीमारी का सबसे बड़ा कारण गरीबी हो सकता है। गरीबी इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी बीमारी फैलती है तो उसके कुछ इनिशियल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब वो उस इनिशियल स्टेजेस में अगर आप उस चीज़ का इलाज नहीं करा सकते हैं तो वो बीमारी क्या होगी, पूरे समाज में धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। अब वो इनिशियली आप बीमारी का इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आपको अगर हल्का भी बुखार हो रहा है या फिर खांसी हो रही है या किसी भी तरह का कोई सिम्टम या लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप उसको
जाके इलाज नहीं करा रहे हैं, आप वेट कर रहे हो कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। होता है ना, लोग कहते हैं नहीं ठीक है, बुखार हो रहा है या जुकाम हो रहा है, ठीक है, वो जुकाम तो 1 हफ्ते में ठीक ही हो जाता है, तो क्यों इलाज कराना, क्यों दवाई कराना, ठीक है। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो वायरस से इन्फेक्शन होता है उसमें सबसे पहले यही आपको बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम देखने को मिलता है, ठीक है। अब यही बीमारी अगर कोई बहुत गंभीर वायरस से हो रही होगी तो आप उसको सर्दी जुकाम समझ के इलाज नहीं कराएंगे, क्यों? केवल इलाज ना कराने का केवल एक ही कारण है कि आपके पास पैसे नहीं है। आप उस चीज़ को टाल रहे हो कि मैं हो सकता है ठीक हो जाऊंगा, तो मेरे पैसे बच जाएंगे, मुझे इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको हल्के बुखार होगा या फिर हल्का सा सर्दी जुकाम होगा, तो आप उसको अपने देसी नुस्खों से या घरों में अपना, आपने देखा होगा लोग आजकल जुकाम उकाम होता है तो हाँ काढ़ा बना लो, या फिर क्या कहते हैं कुछ देसी नुस्खे अपना लेते हैं। पर वो इन्फेक्शन आपको पता है कि अगर ख़तरनाक हुआ तो वो उन सब चीज़ों से ठीक नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा स्वास्थ्य है वो आपकी गरीबी पे सीधे गरीबी की वजह से सीधे सीधे देखने को मिलता है। और कहीं अगर आप कहीं बहुत रिहायशी इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी रिहायशी इलाकों में समस्या क्या है कि एक जगह पे बहुत से लोग रह रहे होते हैं, यानी कि जनघनत्व बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे कोई बीमारी अगर आ गई ना तो वो फैलती बहुत तेज़ी से, और अगर जल्दी से तेज़ी से फैलेगी ना, आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे को कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं होता रहता है, संक्रमण होता रहता है। तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। पर्यावरण कारक अगर हम देखेंगे तो और प्रदूषित हवा और पानी बीमारियों का मूल कारण होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आज के टाइम में आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की बात अगर करें तो जैसे कैंसर है, ठीक है। कैंसर आज के टाइम में आपके बेसिकली जो होने के कारण है ना, आपने देखा कैंसर लगभग आज के टाइम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उसका तेज़ी से फैलने का कारण क्या है? हमारा जो प्रदूषित खाना है, पहली बात, हमारी जो प्रदूषित हवा है, दूसरी बात, तीसरी बात जो हमारा प्रदूषित वातावरण है। ये सारा का सारा एक कारण बनकर सामने आ रहा है कैंसर का, ठीक है। ये कैंसर असल में कोई जेनेटिकल तो है नहीं कि हाँ पेरेंट्स को हुआ था तो बच्चों को भी हो जाएगा। और आप अब आज से अगर 20 से 25 साल पहले जाके देखोगे तो कैंसर के बहुत से कम मरीज हुआ करते थे, लेकिन अब कैंसर आप मध्यम वर्ग में भी आ गया है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति, दूसरे तीसरे व्यक्ति को छोड़कर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में कैंसर देखने को मिल रहा है। तो ये केवल केवल हमारे दूषित खाने की वजह से हुआ है। दूषित खाने का मतलब होता है जहाँ पे कुछ कैंसरस जो पॉइजन होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो अगर आपके फूड में आपको दिए जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूज़ कर रही होती हैं आपके फूड में, ठीक है। तो अगर आप उसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो उस कैंसरस फूड का, या फिर कैंसर से बने हुए जो भी कैंसर के जो केमिकल्स हैं उनसे बने हुए फूड का, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आजकल जो हम खेती करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो कुछ फर्टिलाइजर्स में भी कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं या ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत से प्रदूषित वातावरण के कारण और प्रदूषित खान पान के कारण भी बीमारियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और पानी तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो पानी ही है। पानी से दूषित वातावरण और दूषित पानी, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा जन स्वास्थ्य बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है और बहुत जल्दी ही एक साथ पूरी बीमारी फैल जाती है पूरे समुदाय में। जीवन शैली की वजह से खान पान की बात तो हमने कर ही ली है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग चाइनीज़ फूड पे या फिर फास्ट फूड पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा शाम को बिल्कुल बाकायदा एक पूरा की पूरी मार्केट लग जाती है, चाइनीज़ मार्केट लग जाती है, जहाँ पे लोग जाते हैं और खा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर कोई बीमारी होगी ना तो बहुत जल्दी आपको वहाँ पे जकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि वो जो फूड है वो तो पहली बात एक तो प्रॉपर फूड नहीं है, उसको कुक नहीं किया जा रहा है। अगर कुक नहीं किया जा रहा है तो आप समझिए कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है या फिर कोई स्पोर्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ है, जिसको आपको पता है कि उनके स्पोर्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। अब वो ना, अगर मान लीजिए उन्होंने सब्जी को या जो भी आप वो खाना बना रहे हैं जो उसका रॉ मटेरियल है उसको ढंग से धोया नहीं, तो वो स्पोर्स कहीं ना कहीं वहीं पे लग जाएंगे। और उसको आप प्रॉपर पका भी नहीं रहे हैं। अगर पका देते प्रॉपर तो शायद वो स्पोर्स नष्ट हो जाते या वो बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाता। आप उसको प्रॉपर पका भी नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके बॉडी में सीधा जाएंगी और सीधा इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो खान पान और शारीरिक सक्रियता, हमने देखा होगा कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने ये देखा हुआ है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं
आपने देखा होगा कि बच्चों को अगर आप उनको बोल दीजिए कि जाओ खेल आओ, तो वो खेलने के लिए नहीं जाएंगे, उनको चाहिए मोबाइल, मोबाइल पे बैठ के वो गेम खेलने का गेम खेलेंगे, ठीक है, वो रील्स देखेंगे, या फिर उनका अपना क्या ही मोबाइल में होता रहता है वो पता नहीं, लेकिन उनको मोबाइल चाहिए। उनको अगर आप कह दीजिए कि जाओ बाहर फील्ड में खेल कर आओ, तो वो खेलने के लिए मना कर देंगे, उनको कहेंगे नहीं। अगर वो अपना काम करेंगे, आप उनसे पढ़ने को वो पढ़ने तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर जब वो फ्री होंगे और आप उनको कह दो कि नहीं जाओ जाकर खेलना है, तो खेलेंगे नहीं, उनको कहेंगे नहीं मैंने पढ़ लिया है, मुझे मोबाइल दे दो 1 घंटे के लिए, मैं अपना मोबाइल देखूंगा या फिर मोबाइल पे गेम खेलूंगा, ठीक है। तो ये जो शारीरिक जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी को भी स्वस्थ रहने के लिए। तो वो अब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है खेलने में तो ही वो जा रहा होता है फील्ड में, नहीं तो आपने देखा होगा खासतौर पे बच्चों ने अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के वो अपना गेम वूम खेलते हैं। तो बेसिकली वो एक जगह पे माइंड रहते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है आज के टाइम में, ठीक है। तो उनको किसी भी तरह की बीमारी होना काफ़ी आसान हो जाएगा, और तनाव आएगा ही आएगा, ठीक है। आज के टाइम में जीवन शैली जो है लोगों की तनाव है, ठीक है। आप खुद तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आप जब तैयारी करते हो तो आप सुबह जल्दी उठते होगे, और जल्दी उठने के बाद आपका सबसे पहला फोकस यही रहता होगा कि चलो आज कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर जब आप थोड़ा सा पढ़ के उठोगे तो फिर आप जाओगे, अगर आप खुद खाना वाना बना रहे हो, कहीं हॉस्टल में रह रहे हो या रूम लेकर रह रहे हो, तो फिर आपका एक टेंशन रहती है कि मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर आपका एक ये रहेगा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। फिर आप तैयार करते हो, फिर शाम में थोड़ा बहुत अपना सामान वामान लेना है या घूमने टहलने निकलते हो, फिर रात में थोड़ा बहुत पढ़ने बैठते हो, और फिर सुबह आपका वही रूटीन हो जाता है। अब आप इस रूटीन को समझने की कोशिश कीजिए। आप इसमें यहाँ पे आप हेल्थ के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। हेल्थ को लेकर आप कैसे यहाँ पे जागरूक हैं, आपका आप यहाँ पे, और उसके साथ साथ आपका एक तनाव क्या है कि मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, मुझे जल्दी सेटल होना है, ठीक है। नौकरी लगने के बाद भी तनाव है, नौकरी लगने के बाद ऑफिस के तनाव हैं, ऑफिस में काम को लेकर तनाव है, ठीक है। फिर परिवार का तनाव है, आपको पता है कि परिवार भी आजकल जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तनाव से तो इंसान जूझ ही रहा है, ठीक है। आपके पास समस्या नहीं भी है तब भी तनाव है आपके पास यही तनाव होगा कि आपका समस्या क्यों नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास समस्या नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं तनाव आ ही जाता है, तो तनाव से तो इंसान परेशान नहीं है। तो यहाँ पे तनाव का मतलब स्ट्रेस से है, ठीक है। तनाव मतलब ऐसा कुछ तनाव वाली बात नहीं, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस की बात हो रही है। ज़रूरी है, होना चाहिए, जीवन में तनाव ज़रूरी है। खान पान बेकार हो चुका है, शारीरिक सक्रियता धीरे धीरे ख़त्म हो ही रही है, और ऊपर से हम लोगों ने तनाव ले ही लिया है। तो जन स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, इस अपने आप में एक चैलेंज है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो विशेषकर महिला साक्षरता का सीधा संबंध कम शिशु मृत्यु दर से है, ठीक है। अब अगर विशेषकर महिला अगर साक्षर हो जाए तो कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगा, ठीक है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनको पता होगा कि जब वो गर्भावस्था के समय हैं, ठीक है, यानी गर्भवती हैं, तो उन्हें किस तरह का भोजन खाना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अगर वो शिक्षित हैं तो ये बातें जानेंगे और वो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और उससे उनका बच्चा स्वस्थ होगा और उस बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके जन्म के समय मृत्यु के कारण नहीं होंगे। लेकिन महिला अगर शिक्षित नहीं है तो वो ना तो ढंग से खाना खाएगी, ठीक है, और ना ही उसको जो न्यूट्रिशन या पोषण चाहिए वो उसको फॉलो करेगी, और ना ही उसकी शारीरिक जो गतिविधि है उतनी बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे पे ये बातें प्रभावित होंगी, और बच्चा जब जन्म के समय हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, और बहुत, या फिर कभी कभी बच्चा वहाँ पे देखे थे कि डिलीवरी के टाइम पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अशिक्षा से ही आती है। तो महिलाओं को ये बातें कहीं ना कहीं अगर हम उनको समझा सकें कि ये जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा है ये आपके बच्चे के बेहतर के लिए है और आपके बेहतर के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगी, और उस बच्चे की जो हम कह रहे हैं ना, जो हमारा शिशु मृत्यु दर है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एक थोड़ा सा विचारों पे भी डिपेंड करता है, एक जो मानसिक स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सी महिलाएं शिक्षित भी हैं, फिर भी मैंने देखा है कि वो लापरवाही बहुत कर जाती हैं, ठीक है। तो उनको भी ये बातें समझनी होगी कि वो बात केवल उन बच्चे के स्वास्थ्य की नहीं है, बात उनके भी स्वास्थ्य की है। उनका भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है अगर वो गर्भवती अवस्था में पोषण सही से नहीं ले रही हैं, और शारीरिक उनकी जो गतिविधियां हैं वो सही नहीं है, यानी कि वो अगर व्यायाम नहीं कर रही हैं, या फिर उनको जो डॉक्टर ने जो उनको सलाह दी है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सारी समस्या उनके साथ भी हो सकता है। जेंडर की अगर बात करें, लिंग की बात करें, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर सामाजिक पितृसत्ता के कारण नज़रअंदाज किया जाता है। अब महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, महिला अगर बीमार हो गई है, ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में महिला बीमार हो जाए तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है,
किसी ने बोला तबीयत ख़राब है, ठीक है, जाओ मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आओ, इनको दे दो, ठीक है। डॉक्टर के पास ले जाना तो बहुत दूर की बात होती है। ये मैं बहुत मतलब जनरली मैंने जो देखी है मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको। वहीं पे अगर घर का कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसको तुरंत लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। कोई इंसान कोई अगर मतलब पुरुष बीमार हो जाए तो वो खुद चला जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन जब कोई महिला बीमार होती है तो उसके लिए मेडिकल स्टोर से जाते हैं, दवा लेकर आते हैं, उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और वो एक अलग चीज़ होती है, वो मानसिकता है। मैंने बोला यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है मानसिकता क्या है आपकी, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तो डॉक्टर ने कहीं इसको कोई बात बड़ी बीमारी बता दी तो ये तो फिर आज से काम करना बंद हो जाएगा इसका, तो घर का काम कौन देखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मन में लोगों के आ रही होती है। तो उनको ये लगता है कि पहले कुछ दवाइयाँ ला के मार्केट से दे दो, अगर यहीं से आराम हो जाएगा तो ये अपना काम भी करती रहेंगी और इनको और ये ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है। पर कहीं न कहीं यही कारण है कि बहुत से आगे चल के बीमारियाँ खतरनाक हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं आपको कोशिश ये करनी है कि घर की महिलाएँ पितृसत्तात्मक बातें ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हमें अब कोशिश करनी यही है कि महिलाओं को एक बराबर सम्मान मिले और बराबर एक तरह से देखें कि बराबर भावना से देखा जाए। उनको भी उतना ही हक है और उतनी ही कह सकते हैं ज़रूरत है जितनी एक पुरुष को है, ठीक है। तो इसलिए उनके साथ हमें अब इस तरह के जो कह सकते हैं कि भेदभाव है अब वो नहीं करने चाहिए और होना भी नहीं चाहिए सारी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर महिला की भी बात छोड़ें तो कम से कम इंसान तो है ही है, ठीक है। हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है। हर एक जीव जो है वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार रखता है। चाहे आज के टाइम में तो हमने पर्यावरण को भी अपना उनका अधिकार दे रखा है, तो महिलाओं को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उनको भी अपना पूरा पूरा अधिकार है। वो भले ही आप पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपका समय है कि नहीं है। तो आप समय निकालिए। आपको कहीं न कहीं आपका समय और आपका काम उस महिला से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बातें अब बहुत पीछे छोड़नी पड़ेंगी, इस चीज़ों से आपको ऊपर आकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। जन स्वास्थ्य के मुख्य मापदंड की अगर हम बात करें तो जन स्वास्थ्य के स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और सामान्य मृत्यु दर का कम होना, ये असल में जन स्वास्थ्य के मुख्य मापदंड है। इनसे ही हम नापते हैं कि जन का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, पब्लिक हेल्थ कैसे चल रही है। अगर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है और सामान्य मृत्यु दर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ का पब्लिक हेल्थ सही नहीं चल रहा है, वहाँ पे जन स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। उस पूरे एरिया की बात हो रही है, उस पूरे कंट्री की बात हो रही है या पूरे समुदाय की बात हो रही है। जहाँ पे शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है। और सामान्य मृत्यु दर भी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बीमारी है जिसकी वजह से लोग सामान्यतः भी मर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे मातृ मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित नहीं हैं अपने पोषण को लेकर। और शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे उनके पोषण पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें अशिक्षा से, ठीक है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जन जो स्वास्थ्य संगठन है वो अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये समस्याएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जैसे दिया हुआ है, यदि किसी क्षेत्र में 1000 शिशुओं में से 40 की मृत्यु हो रही है, इसी को हम वो तो हमें पता है कि शिशु मृत्यु दर होती क्या है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की जो बात होती है वो हम 1000 शिशुओं पे देख रहे होते हैं कि कितने शिशु जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह संकेत है कि वहाँ प्रसव पूर्व देखभाल या पोषण की कमी है, इसे कम करना जन स्वास्थ्य का लक्ष्य हो, ठीक है। तो ये बात तो मैंने अभी आपको बताई कि अगर शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रसव के समय या प्रसव के दौरान उस महिला का पोषण या उस बच्चे को पोषण सही से नहीं मिला है, जिसके कारण ही यहाँ पे वो मृत्यु देखने को मिलती है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा देखेंगे तो जन्म के समय औसत जीवन की अवधि, जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितना लोग लंबा जी रहे हैं, ये जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो इंडिया में जो जीवन प्रत्याशा है आज के टाइम में अभी वो लगभग 65 से 70 साल के बीच में चल रही है। यानी हम ये मानते हैं कि इंडिया में लोग 65 से 70 साल आसानी से जी लेते हैं, ठीक है, अगर कोई बीमारी नहीं हो रही है या फिर आप कहेंगे कि किसी तरह का कोई पेंडेमिक नहीं आ रहा है। तो उदाहरण के तौर पर जापान में औसत जीवन लगभग 84 वर्ष है, जबकि कुछ विकासशील देशों में यह 60 से 65 है। यस, वही विकासशील देशों में हम भी आ जाते हैं तो लगभग आप 65 से 70 यहाँ पे भारत में देख सकते हैं। यह अंतर वहाँ की स्वच्छता, आहार और स्वास्थ्य नीतियों को दर्शाता है। तो अब जापान है तो जापान में स्वच्छता सबसे अच्छी देखी जाती है। वहाँ का आहार, फूड, आपको पता है कि वहाँ पे सी फूड ज़्यादा लोग खाते हैं और सी फूड मतलब प्रोटीन, ठीक है। जितने भी सी फूड होते हैं उनमें प्रोटीन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो वो
उनकी जो डाइट है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वो लोगों ने, आपने देखा होगा कि बेसिकली जो ज़्यादा वेजिटेबल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, तो वेजिटेबल्स में भी विटामिन और प्रोटीन, बेसिकली जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होता है। और साथ साथ में उनकी स्वास्थ्य नीतियाँ, जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो लोग काफ़ी उनकी जो वहाँ की जीवन प्रत्याशा है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप देख पा रहे हैं लगभग 84 वर्ष तो वहाँ पे नॉर्मल लोग जी लेते हैं। ठीक है, किसी शहर में कितने प्रतिशत लोग मोटापे या डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, यह डेटा सरकार को बताता है कि उसे जिम, पार्क या चीनी पर टैक्स जैसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। अब मोटापा ज़्यादा है, ठीक है, तो मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो उससे ग्रसित है, तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी, जो जब उनको दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मोटापा ज़्यादा है, ठीक है, लोग ज़्यादा ग्रसित हैं उन चीज़ों से, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जिम खोलने की बात करेंगे, वहाँ पे पार्क बनाने की बात करेंगे कि भाई ये पार्क बना दो। अगर पार्क नहीं है, लोग मोटापे के शिकार क्यों हो रहे हैं, हो सकता है वो सुबह टहलने नहीं जा रहे हैं, दौड़ने नहीं जा रहे हैं, तो वो देखेंगे कि अच्छा, कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई पार्क ही नहीं है, तो लोग दौड़ेंगे कहाँ पे, टहलेंगे कहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले तो पार्क बना देते हैं, ठीक है, जिम बना दो। आपने देखा होगा आजकल जी वो जो छोटे छोटे जो है इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं पार्कों में, थोड़े बहुत वैसे एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य को लेकर ही ये सारी सारी चीज़ें। ठीक है, चीनी पे टैक्स लगा दो, उनको पता है कि डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो चीनी से होती है, तो चीनी पे टैक्स लगा दो, चीनी महंगी कर दो, लोग चीनी खाना बंद कर दें, चीनी ही कम कर दें, उनका कंजप्शन ही कम हो जाए। तो वो पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, अब उस स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें सरकार के द्वारा, ठीक है, वो अपना अपना तरीका है। चीनी पे टैक्स लगा देंगे, अच्छा मैं तो मीठा बहुत खाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीनी पे टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो मेरी मर्जी है, मुझे क्या खाना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चीनी पे टैक्स नहीं होना चाहिए। जिम बना दो, पार्क बना दो, लोग मेहनत करें, क्या क्या बुराई है इसमें, ठीक है, दौड़ें टहलें, चीनी पे टैक्स लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। रोग प्रसार दर की अगर बात करें तो संक्रामक और असंचारी रोगों जैसे मधुमेह, कैंसर की व्यापकता, ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या रोग प्रसार की दर है, इनके जो इन्फेक्शन कितनी तेज़ी से फैल रहा है किसी भी बीमारी का, ठीक है, उनको हमें बेसिकली ऑब्ज़र्व करना है और उनके बारे में कहीं ना कहीं हमें लोगों को जागरूक करना है और उन बीमारियों को फैलने से, संक्रमित होने से रोकना है। क्या एक गरीब व्यक्ति को उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त इलाज मिल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना होता है, ठीक है, कि एक गरीब व्यक्ति है, क्या उसको 5 किलोमीटर के दायरे में, यानी उसको पास से ही पास में उसको क्या हॉस्पिटल मिल रहा है, क्या इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। स्वच्छता और पोषण की बात करते हैं, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और पौष्टिक भोजन तक पहुँच है कि नहीं है लोगों की, ठीक है, ये भी हमें जन स्वास्थ्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी उसके कारकों में आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और सामर्थ्य कितनी है, लोगों को ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य है उनका, उसकी देखभाल कायदे से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है असल में है तो बहुत सी बातें यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और जन स्वास्थ्य के मुख्य अवयव की बात करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अवयवों के माध्यम से कार्य करता है। निम्नलिखित अवयव क्या, रोगों की रोकथाम कैसे हो रही है, टीकाकरण लगा रहे हैं, बीमारियों की निगरानी कर रहे हैं, बीमारियों के को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे फैल रही है, उसका रोकथाम कैसे हो सकता है, ठीक है, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये उनके असल में मुख्य अवयव हैं। जन स्वास्थ्य के मुख्य अवयव, ये आप बिल्कुल सिलेबस सब आप देखोगे ना अपना, तो आपको यही एक पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा एक टॉपिक ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वास्थ्य संवर्धन कैसा है, ठीक है, यानी कि हम कैसे उस हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम उस हेल्थ को उस बीमारी के बारे में क्या कहते हैं, बेसिकली लोगों को कह रहे हैं कि बीमारी हो जाए आपको। प्रमोशन का मतलब यहाँ पे होता है हम उस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ये बीमारी कैसे हो सकती है, आप इससे कैसे बच सकते हो, ठीक है, इस बीमारी के क्या क्या नुकसान है आपको, इस बीमारी से कैसे आपका स्वास्थ्य इफेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य संवर्धन या हेल्थ प्रमोशन। तो पौष्टिक भोजन, व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना होगा, ठीक है, और उस बीमारी के प्रति भी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देनी होगी। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा योग दिवस मनाना या टीवी पर विज्ञापन देना कि नमक कम खाएं ताकि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे। तो आपने देखा होगा कि हम योगा दिवस मनाते हैं। अब योगा दिवस मनाने से क्या होता है, योगा दिवस मनाने से साइकोलॉजिकली तो हम इसको साल में हम देखेंगे तो वैसे फिजिकली हम इसको साल में एक बार ही मना रहे हैं, लेकिन
क्योंकि इस योग दिवस को मनाने से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं योग को देखकर एक आप कहेंगे कि एक प्रेरणा जगती है और लोग उस योग के तरफ बढ़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप रोज़ योग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। और सरकार अपना अपना विज्ञापन के माध्यम से तो बहुत कोशिश करती ही है। आपने देखा होगा कि विज्ञापन के माध्यम से सरकार अपना जन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा से करती आई है और अभी भी कर रही है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साफ पानी, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित आवास का प्रबंधन यहाँ पे जन स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठीक है। अगर पर्यावरण की हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा के रखा है। इससे नालियाँ जाम नहीं होती, मच्छर कम पनपते हैं और प्रदूषण कम होता है, ठीक है। आपको पता है कि हम कुछ भी खाते वाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सड़कों पे फेंक देते हैं या गली मोहल्ले में फेंक देते हैं, तो यही पन्नियाँ जाकर कहीं ना कहीं नाली को जाम कर देती हैं। और नाली जब जाम हो जाती है तो नाली में पानी रुक जाता है, और पानी रुकने से वहाँ पे मच्छर पनप जाते हैं, मच्छरों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण मच्छरों से जो बीमारियाँ हो रही होंगी, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, और जो जापानीज एंसेफ्लाइटिस है, ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं मच्छरों से ही होती हैं। तो ये मच्छर जब पनपेंगे नहीं तो बीमारी भी नहीं होगी। तो कहीं कोशिश यही रहती है कि जन स्वास्थ्य के अंतर्गत कि हम उन प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें, ताकि वो प्लास्टिक्स हमारे लिए कोई नुकसान न करें, जिसका सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं तो सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है, ठीक है। अब आपको हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा या हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा तो आप कहीं ना कहीं जागरूक होंगे किसी भी बीमारी को लेकर, और उस बीमारी से कैसे बचना है और उसका उपचार कैसे करना है, ये सारी बातें आपको वहाँ पर सीखने को मिलती हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक किया जाता है, और जो आशा वर्कर्स होती हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को आयरन की गोलियाँ खाने और स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जाता है या बताने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उस महिला का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। और जब महिला स्वस्थ होगी तो उसका परिवार भी स्वस्थ होगा, क्योंकि एक महिला अगर स्वस्थ है तो वो अच्छा पोषक खाना बनाएगी और खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाएगी, ठीक है। और साथ साथ में पूरे परिवार का ख्याल रखेगी। अगर वो स्वस्थ है तो अगर आप बीमार हैं तो भी वो आपका ख्याल रखेगी। तो कहीं ना कहीं, और अगर वो अस्वस्थ हो गई तो पूरा का पूरा परिवार भी अस्वस्थ हो सकता है, क्योंकि ना तो उन्हें ढंग से पोषण मिलेगा और ना ही उनको उनके घर में साफ़ सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं महिलाएँ पूरे हमारे घर को संभाल कर रख रही होती हैं। महामारी विज्ञान का त्रिकोण, अब ये महामारी जो है उसका जो ट्रायंगल है वो कैसे होता है, ये महामारी असल में कैसे फैली होती है, उसको समझने की ज़रूरत है इस जन स्वास्थ्य के माध्यम से। जैसे यहाँ पे हम देखा है कारक क्या है, कोई किसी बीमारी की तीन ट्रायंगल्स होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल होता है सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है बेसिकली यहाँ पे वह व्यक्ति जिसे बीमारी हो सकती है, ठीक है, प्रतिरक्षा स्तर पे, उसे हम बोलते हैं होस्ट, वो पर्सन, ठीक है, जिसको बीमारी हो रही है, वो है हमारा पहला ट्रायंगल में पहला कारक क्या है, वो होस्ट। जैसे मुझे अगर डेंगू हो रहा है तो मैं होस्ट हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वो बीमारी हुई है, मैंने वो बीमारी को अपने पास रखा हुआ है, तो मैं होस्ट हो गया, ठीक है। अब वो किसका कारण से हो रहा है वो उसका कारक हो जाएगा, ठीक है। एजेंट क्या होगा, तो बैक्टीरिया है, वायरस है या पॉल्यूटेंट। अगर डेंगू हुआ है तो वो डेंगू किसकी वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ है, तो वायरस क्या है, वो एजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद वो तीसरा जो ट्रायंगल होता है वो होता है पर्यावरण। पर्यावरण में देखते हैं हम कि वह माध्यम जो कारक को पोषक तत्व पहुँचने में मदद करें, ठीक है। अब जैसे ये कारक, ये वायरस मेरे तक पहुँचा कैसे, ये असल में कौन निर्धारित करेगा, ये पर्यावरण निर्धारित करेगा। अगर मेरे आसपास गंदा पानी है और साफ़ सफाई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये वायरस या बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है वो आसानी से मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं होस्ट हूँ, ये मैं पोषक हूँ, ठीक है। तो ये वायरस और बैक्टीरिया मेरे तक कैसे पहुंच जाएगा, इस पर्यावरण के माध्यम से, ठीक है। तो मैं कहीं पे भी हूँ तो ये तीन बातें जो होती हैं किसी भी जन स्वास्थ्य को देकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसकी वजह से बीमारी हो रही है वो हमारा कारक हो गया, किसको हो रही है वो होस्ट हो गया, वो मैं हूँ, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन आता है वो पर्यावरण लेकर आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली पर्यावरण। तो इन तीनों को ही हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ये बोलते हैं महामारी विज्ञान का त्रिकोण। अब यहाँ पे नीति और योजना क्या हो सकती है सरकार की? सरकार द्वारा स्वास्थ्य नीतियाँ, नियम और कानून बनाना, जैसे धूमपान निषेध, ये सारी बातें आपने देखा होगा। साथ साथ में जो नीतियाँ हमने देखा होगा अलग अलग बीमारियों के लिए है, ठीक है। एड्स को लेकर जो जागरूकता अभियान है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे कुपोषण को लेकर, तो उसके लिए जो जागरूकता अभियान है, ये सारी सरकार की नीतियाँ और योजना के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है, सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान निषेध कानून बनाना यह न केवल धूमपान करने वाले को बचाता है बल्कि उसके आसपास खड़े लोगों को भी सुरक्षित रखता है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें कहने तक सीमित है। आपने देखा होगा कि लोग पब्लिक प्लेसों पे भी खुलकर धूमपान करते हैं और कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं या तोड़ते हैं। ठीक है, और सामाजिक रूप से भी अगर आप जाकर उनको बोलेंगे ना कि भाई यहाँ सिगरेट मत पियो या यहाँ पे धूमपान मत करो, तो वो पहले तो आपको घूरेगा। ठीक है, और उसके बाद वो बताएगा आपको कि आपको कानून क्या बताता है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं अगर बात करें तो समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और नर्सिंग सेवाओं का संगठन। ठीक है, उदाहरण के तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, जहां सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर प्रसव तक की सुविधाएं गांव के स्तर पर ही उपलब्ध हों। ठीक है, ये सारी बातें बहुत आसान है। हम लोगों ने स्वास्थ्य में सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है, समझी हुई है, लेकिन हम इसको जन स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, निवारक स्तर की अगर बात करें तो कैसे चीज़ों से हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये जो हमारी प्राइमरी है, प्राथमिक है, बीमारी होने से पहले रोकना, पहला तो काम हमारा यही है कि हम लोगों को ह्यूमनाइज कर दें, टीका करें उनका। ठीक है, टीकाकरण से उनकी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, विकसित होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, तो बीमारी होने के खतरे कम हो जाएंगे। योग, आप अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं योग लेकर आएँ। ठीक है, संतुलित आहार करें, तो इससे क्या होगा, ये हमारा पहला है लेवल है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं जन स्वास्थ्य को। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, माध्यम यानी सेकेंडरी जो चीज़ है यहाँ पे बीमारी का शुरुआती दौर में पता लगाना। उदाहरण कैंसर स्क्रीनिंग, ब्लड टेस्ट। अब जैसे आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कहता है कि भैया ये टेस्ट करा के आइए। ठीक है, ये इसका आपका क्या है, ये सेकेंडरी जो आपका प्रिवेंशन स्तर है वो है। ठीक है, अब उसको पता है क्योंकि जब कोई बीमारी होगी तो आपके ब्लड में वो पता चल जाएगा। ठीक है, या आपको डायग्नोस कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका इलाज करेगा, तो ये आपका सेकेंडरी है। तृतीयक में बीमारी के प्रभाव को कम करना और पुनर्वास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा कि मेडिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे दवाइयाँ दी जाएगी। ठीक है, दवाइयों के साथ एक समय के साथ कोई पूरा कोर्स किया जाएगा, और कोर्स के बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति क्या होगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। तो ये जो है निवारक स्तर है, हम कैसे जन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। असल में ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिली है, प्राथमिक रूप से, द्वितीयक रूप से और या माध्यमिक रूप से और तृतीयक रूप से हम कैसे किसी भी जन के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, ये बातें यहाँ पे देखने को मिली हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमारा पब्लिक हेल्थ पर था, और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे कुछ भी फैक्चुअल नहीं है। आपको पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जा रही है कि कैसे हमें स्वच्छता बना के रखना है, कैसे हमें साफ़ सफाई बना के रखना है, और उस साफ़ सफाई से हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, और जब एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आएंगे तो हमें उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस क्लास से जुड़ने के लिए।